हेलो माय शिमरिंग स्टार्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डेल्टा जी। तो आपके दिमाग में टोटली 3 सवाल क्रिएट हुए होंगे कि पहली बात तो कि ये डेल्टा जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं और उनसे जब कोई चार्ज लिबरेट होता है और वो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो ये हमारी इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो मान लो इस रोड में से हमने नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ अंदर पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। अब नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाला है तो ये कुछ बाहर इस तरीके से एक लेयर बन जाएगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे चार्जेस का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, आपके सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये चार्जेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। हाँ जी, यही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। नेक्स्ट हमें कहा है डेल्टा जी। अब ये डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी आप थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th में पढ़ के आए हो। ओ माय गॉड मैम, थर्मोडायनेमिक्स हमने क्लास 11th सेशन में तो पढ़ाई नहीं की। हम तो थर्मोडायनेमिक्स को हार्ड करते करते हमारा सेशन ही निकल गया। मैं तो पता ही नहीं डेल्टा जी क्या होता है। देखो, मे भी कुछ बच्चों को पता हो एंड मे भी कुछ बच्चों को नहीं भी पता हो, मैं बता देती हूँ। डेल्टा जी है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। ये हमारी वो बची हुई एनर्जी है जिससे हम हमारे सिस्टम का, यानी हमारे एक तरीके से जिस भी हम सिस्टम की स्टडी करें उसका पता लगाते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जब हमारे डेल्टा जी, ये चीजें आप नोट कर लो अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो। अगर हमारे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब वो हमारा स्पॉन्टेनियस है, और हमारे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। मैं सब कुछ बताऊंगी कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्यों है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है। स्पॉन्टेनियस वो होता है जो अपने आप होता है, जो अपने आप होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस वो होता है जो अपने आप नहीं होता, जिसको हमें करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हमें करना पड़ता है। अब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ऐसे क्यों? आप ऐसे मानो कि एक बहुत है ना लंबी सी एक ऐसे मानो माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट पे आपने एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। अब वो पत्थर अपने आप नीचे गिरेगा। अब आप कहोगे अपने आप कैसे गिरेगा? मान लो आपने उसको हल्का सा फोर्स लगाया उस पर, या मान लो आंधी तूफान वगैरह किसी भी, मैं एक जनरल लाइफ की एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, अच्छे से समझना। वो पत्थर ऊपर एक, मानो ऐसा समझो ऊपर खाई पे रखा हुआ है, और वो जब नीचे गिरेगा, जब वो नीचे गिरेगा तो वो अपने आप एक तरीके से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। यानी उस पे, उस पत्थर को नीचे गिराने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यही आप समझो कि एक बड़ा पत्थर है और ऊपर माउंट एवरेस्ट पे हमें उसको लेके जाना है, तो जब हम उसको लेके जाएंगे तो हमें कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने उस पत्थर के ऊपर उठाया वो अपने आप ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब ये मार्कर है, ये अब नीचे गिर रहा है, मैंने ऊपर से जैसे मान लो पत्थर है और ये नीचे गिर रहा है, तो ये देखो अपने आप गिर रहा है। ये क्या हो रहा है? अपने आप गिर रहा है। ये तरीके से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? लेकिन अब ये मार्कर को मेरे को नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ रहा है, तो ऐसा हुआ है कि ये लो ऊपर चला गया, ऊपर तो गया लेकिन ये वापस तो नीचे आ गया ना। लेकिन मेरे को इसको ऊपर लेके जाना, तो मैं इस पे कंटिन्यू क्या कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। ये मेरा क्या नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव होता है और स्पॉन्टेनियस नेगेटिव। ऐसा क्यों? ये नेगेटिव इसीलिए क्योंकि इसमें हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, अपने आप हो गया ये। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ी, एनर्जी लगानी पड़ी है, एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। आई बात समझ? तो अब हमें एक रिलेशन बताना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई नोट से, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है एंड डेल्टा जी और जी के बीच में। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये रिलेशन के बारे में हम पढ़ते क्यों? ये रिलेशन के बारे में हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता लगे जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है उसमें केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी अपने आप कन्वर्ट हो रहा है। यानी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंड उसका जो ई शेल है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसी भी, मान लो जो आपने सेटअप तैयार किया था, दो आपने बिकर लिए, रोड ली, वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, सोल्ट ब्रिज लगाया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहा है, करंट का फ्लो रहा है, पढ़ के आए हो ना। उसमें टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई है? स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, मतलब ऑल टोटली आप उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसका वोल्टेज कितना है। इन सब चीजों को बताने के लिए हम इस रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं।
नोट कर लेना, ये चीज आपके बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ओके, मैं मिटा दे रही हूँ अभी के लिए। तो इसका रिलेशन होता है डायल जी इज इक्वल माइनस एन एफ ई सेल। ये इसका रिलेशन होता है, जहां पे डायल जी गिब्स फ्री एनर्जी है, एन है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीडाइज्ड या रिडक्शन रिडक्शन हो सकता है। जो नंबर ऑफ मोल्स है, हो सकता है कि यहाँ पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या रिडक्शन रिएक्शन। एफ है हमारा फेराडे। अब ये फेराडे की वैल्यू होती है 96500 फेराडे लॉ के बारे में भी पढ़ने वाले हो। ये एक तरीके की चार्ज वैल्यू, इसकी यूनिट होती है 96500 कूलम। ये हमारा एक चार्ज की वैल्यू, फेराडे एक चार्ज है, ठीक है। कैसा है, क्यों है, इसके दो लॉज है वो हम पढ़ने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा पेशेंस करो, ठीक है। ई सेल तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ईपी लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा एक ऐसा रिलेशन है जो हमें बताता है कि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, और आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ठीक है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये है नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये गिब्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और सीधे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, अच्छे से समझना। उनमें डिफरेंस ये होता है, स्टैंडर्ड में हम हर चीज को एक, मतलब आप ऐसे समझो कि आपके कैसे समझो, आप ऐसे समझो कि आपकी कोई शर्त है कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं यही करूंगा। जैसे मान लो आपको मम्मी है ना कि जबरदस्ती लेके जा रही है कि मान लो कोई पार्टी में जा रहे हैं, जैसे पार्टी में तो बच्चों को जाने का मन होता है, मान लो कोई दूर की शादी है रिश्तेदार की, और आपको लेके जा रही है मम्मी कि चलना तो पड़ेगा तुझे, तो आप उनके सामने कुछ शर्तें रखोगे कि मैं वहां ये नहीं करूंगा, मैं वहां पे वो नहीं करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। एक तरीके से आपकी शर्तें होगी, ठीक है। एक तरीके से आप एक स्पेसिफिक कंडीशन पे वहां जाओगे, स्पेसिफिक कंडीशन पे वो काम करोगे। वैसे ही जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक टर्म्स होगी, स्पेसिफिक कंडीशन होगी कि उसको 1 मोलार H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए, 1 मोलार H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए, 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसको, 25 डिग्री सेल्सियस, और 1 बार प्रेशर या 1 एटीएम प्रेशर पे उसको गैस चाहिए। कौन सा गैस चाहिए, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। जी, इसका जो सेटअप है वो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और हाइड्रोजन को 0 वोल्ट पे क्यों लेते हैं, जिंक जो हमारा एनोड ऑक्सीडेशन करता है उसको नेगेटिव क्यों लेते हैं, सब कुछ बता चुकी हूँ। अब मैं अगर इस वीडियो में वापस वो कहानियां शुरू करूंगी तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा और हम टॉपिक से हट जाएंगे। एज स्टॉप आपको ये समझ आया होगा। तो ये था हमारा रिलेशन, मैंने मिटा दिया, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो थोड़ा वीडियो को पीछे बैक करके कर लो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये हमारा इतना ही था रिलेशन, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डील करने वाले हम। चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि यूजिंग द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। अच्छा मैम, वैसे मैंने जो अभी मैं बताने वाली हूँ ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, बट क्वेश्चन है तो मुझे बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है, ठीक है। पहले तो आप इन क्वेश्चंस को देखो, सब में देखो कि इन ये जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं ये रिडक्शन कर रहे हैं अपना ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे Cl2 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 मान सकते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो मतलब ये रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। और ये जो वैल्यू है ये रिडक्शन की है, ये वैल्यू रिडक्शन की। अब आप कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे रिडक्शन किया, देख लो ना, 0 से माइनस मतलब रिडक्शन ही तो कर रहा है अपना। यहाँ पे Cr+3 से 0 की तरफ जा रहा है, ये भी अपना रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। इतनी चीज समझ में, आराम से पेशेंस से समझते जाना इसको। उसके बाद MnO4 माइनस +2 में जा रहा है। अब आप इस MnO4 को ना यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं, MnO4 को थोड़ा खोल के सॉल्व कर लो ना, 2 माइनस, तो Mn को मैं x मान लू, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का मतलब चार्ज होगा -2, तो -2 मल्टीप्लाई 4 -8 इज इक्वल -2, तो x इज इक्वल -2 + 8, x इज इक्वल 6, है ना। हाँ, तो x इज इक्वल +6 से वो +3 में जा रहा है, तो मतलब ये भी अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। उसके बाद है Cr2 और 7। अब जो मैं क्या कर रही हूँ, कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कुछ नहीं कर रही, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रही हूँ बस इनकी, जो आप क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये सब बेसिक चीजें ना बच्चे मतलब पढ़ के आते ही आते हैं, है ना। और
नहीं मैं पढ़ के तो चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। Cr2 कितना अपने को क्रोमियम की निकालनी है, Cr2 कितना 2 है तो 2x लिख दूं, मेरे को निकालना है तो मैंने x लिख दिया। ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन का हमारा चार्ज होता है -2, तो -2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा -14, ऊपर है -2 तो मैं उसको उस साइड राइट साइड भेजूंगी, तो 2x इक्वल -2 + 14 हो जाएगा 12 और x की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी ये +6 से +3 की तरफ मूव कर रहा है। ये भी अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे हमें रिडक्शन की वैल्यू दी गई है। अब रिडक्शन की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो हमारा क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इतना मानते हो क्या, पहले आप मेरे को ये बताओ। हाँ हम मानते हैं। जैसे मानो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 1.51 की है, तो वो अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इतना मान रहे हो। जो अपना रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये उल्टा मामला क्यों, यहाँ पे है ना, मैं बता रही हूँ 99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए बोर्ड एग्जामिनर यही दे देता है कि हाँ इसमें बच्चे गलत करके आएंगे, चलो यही दे देते हैं, क्यों वो नहीं चाहता हमारा अच्छा मार्क्स आए। हाँ इसके लिए देखो आप क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो रिडक्शन करेगा। मान लो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो वो रिडक्शन करेगा, और मान लो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, अब यहाँ पे सबसे कम वैल्यू किसकी है, -0.74 की है, -0.74 की है, वैल्यू कम है तो ये क्या करेगा, वैल्यू कम है तो ये अपना ऑक्सीडेशन करेगा, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका क्या मतलब है, एजेंट एक तरीके से काम करने वाला होता है, अब ये क्या है, रिडक्शन कर रहा है अपना, रिडक्शन कर रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऐसा है जो सामने वाले को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज कर रहा है। सुनते जाओ मेरी बात। अब यहाँ पे क्या वैल्यू कम है, वैल्यू कम है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। अभी ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, जो अपने आप को ऑक्सीडेशन कर रहा है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, मान लो ये जो पोटेंशियल है कम है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये अपना ऑक्सीडेशन करके दूसरे का तो रिड्यूसिंग कर रहा है ना, दूसरे का तो रिडक्शन कर रहा है। ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात। अब मतलब जड़न क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडेशन है, अपने आप को ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो अपने आप को ऑक्सीडेशन करके दूसरे का तो बहुत अच्छे से रिडक्शन कर रहा है, वो दूसरे का बहुत अच्छे से रिडक्शन कर रहा है। वैसे यहाँ पे ये वैल्यू सबसे ज्यादा ये अपना रिडक्शन कर रही है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा अपना रिडक्शन कर रही है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रही है, दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन ले रही है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है, खुद को रिडक्शन कर रही है, लेकिन दूसरे का तो ऑक्सीडाइज कर रही है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले आप ये चीज नोटिस कर, नोटिस बार बार बोलती हूँ, नोट कर लो, ठीक है। ये नोट इसलिए कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि हमने पता कैसे लगाया कि सब सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे मिली भगत है, मतलब सारे के सारे रिडक्शन कर रहे हैं अपना। अब सब रिडक्शन कर रहे हैं, इसमें हमें पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो अपने आप को ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, यहाँ पे क्रोमियम कर रहा है, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बी क्रोमियम। अब यहाँ पे हो जाएगा क्रोमियम। अगर मैं आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा हूँ तो आप क्या बताओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिडक्शन करता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रिडक्शन कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा Mn+2 हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसका इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा तो रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है मतलब दूसरे का किसी का ऑक्सीडेशन करके ही आया, दूसरे को किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करके ही आया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, आंसर 2 है ना क्वेश्चन, आंसर नंबर 2 ये जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नंबर 7 है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एनसीईआरटी के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हो सकता है कुछ बच्चे सीबीएसई को, तो उनको ये डाउट रहता है कि मतलब कौन सा बोर्ड के लिए ज्यादा प्रेफर रहेगा। सीबीएसई के क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ करवाती हुई चलती हूँ, आरबीएसई एनसीईआरटी से ही बनता तो आरबीएसई के भी आते हैं, टेंशन मत लेना, हर बोर्ड के लिए वैलिड है। ओके नेक्स्ट, डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी है ना, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव होता है। चलो फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा जी इज इक्वल -NFE सेल। तो डेल्टा जी हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है। इसमें हमें डेल्टा जी का पूछा तो डेल्टा जी तो बिना सोचे समझे नेगेटिव लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है, इसलिए नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा है डेल्टा जी एंड ई नोट सेल, मतलब जो हमारा
ये नोट में मान लो, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। बस नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है यहाँ पे। उसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर दी, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये सेटअप है हमारा, इधर मैंने इलेक्ट्रोड लगा रखी है, ये मेरी इलेक्ट्रोड है और मैंने इनको वोल्टमीटर से कनेक्ट कर रखा है। ये क्या करते हैं, ये टेंडेंसी टू मेजर, लिख लो आपको नहीं पता तो, टेंडेंसी टू मेजर टू इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, टू इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। ये क्या करता है, ये टेंडेंसी मेजर करता है। जैसे जिंक है और कॉपर है, जिंक की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की है लेने की है, देने की है, बेचारा देने में बेबस रहता है। कॉपर की क्या है, कॉपर लालची है, ये बहुत ज्यादा लालची सेल्फिश है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की रखता है, इलेक्ट्रॉन लेने की रखता है। तो इन टेंडेंसी को मेजर कौन करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा मेजर करता है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, वही हमारा मेजर करता है। इतने क्वेश्चन इनफ नहीं है, मैं आगे और भी क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो चलो आओ। So now we move on next questions. पहला क्वेश्चन है, what will happen if salt bridge is removed? क्या होगा बताओ, अगर हमने जो सेटअप तैयार किया है, अब मैं बार बार सेटअप बोल रही हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं किस सेटअप के बारे में बोल रही हूँ। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल शेल के बारे में डिस्कस किया ना, गैल्वेनिक शेल, वोल्टेक शेल भी बोलते हैं, डैनियल शेल भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर हम सॉल्ट ब्रिज हटा दें, सॉल्ट ब्रिज हटा देंगे तो जो हमारा आउटर सर्किट है, जो हमारा आउटर सर्किट, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो करंट वैसे ही नहीं फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो अपनी वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो, ठीक है। तो इसका आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दो कि इफ salt bridge is removed then voltage drops to zero, outer circuit electron flow is stopped, so current is obviously stopped, current is stopped, voltage is obviously drops to zero, है ना। अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना। नेक्स्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप अपनी जनरल लाइफ में काफी बार ऑब्जर्व भी करते हो। हाँ, हमें पता नहीं है इस चीज का, लेकिन हम अब अगर आज हम पढ़ लेंगे तो अब आगे से ऐसा होगा तो हम जरूर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं कि व्हेन डज इलेक्ट्रोकेमिकल शेल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलिटिक शेल। अपना बी है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिटिक शेल वो होता है, या इलेक्ट्रोलाइटिक शेल, जो भी अपनी लैंग्वेज में अपना प्रोनाउंस आपका जो बोलते हो, ये वो होता है जो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में मूव करता है, और ये केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मूव करता है। तो कब होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल शेल बिहेव करने लगता है इलेक्ट्रोलाइटिक शेल की तरह। इसका क्वेश्चन क्या कहता है कि केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोकेमिकल शेल बिहेव करता है, लेकिन ऐसा कब होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है वो बिहेव करने लगता है इलेक्ट्रोलाइटिक शेल की तरह। मतलब जहां वो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ढो रहा था मतलब बदल रहा था, अब वो केमिकल टू सॉरी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में फ्लो करने लग जाएगा है। ये कैसा है, देखो ये ऐसा है, आप ऐसा समझो कि आपने है ना नॉर्मली जो डिवाइसेस होते हैं, मैं डिवाइसेस का बोल रही हूँ, जैसे कोई चार्जर वगैरह है, कोई बैटरी है, उस पर आप है ना नॉर्मली देखते हो ऐसे लिखा होता है कि 0.3 वोल्ट वगैरह, इतना कुछ, वो कितना भी हो सकता है। जिस मान लो मैं एक मिनट आपको चार्जर लाके दिखाती हूँ। जैसे ये चार्जर है, अडेप्टर है, इस पे तो बहुत छोटा लिखा, आपको वीडियो में क्लियरली विजिबल नहीं होगा। आपने अपने घरों के अपने घर का चार्जर उठा और उसके जब आप यहाँ पे कुछ पढ़ोगे तो आपको ना यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप्स कुछ, कि आउटपुट 5 वोल्ट और करंट 2 एम्पियर दोगे, एंड नेक्स्ट इनपुट 100 to 240 वोल्ट वगैरह, 50 to 60 हर्ट्ज, 1.8 एम्पियर। इसका पता है मतलब क्या है, कि जो आपका इनर जो आपका सेल पोटेंशियल होता है, देखो पहली बातों की बिहेव कब करता है, आपका सीधा सीधा आंसर है कि जब आप सेल पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा दे देते हो ना, आउटर सर्किट में सेल पोटेंशियल की वैल्यू आप ज्यादा दे देते हो, जो उस खुद जो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है, मान लो इसका कोई ना कोई सेल पोटेंशियल है खुद का, मान लो इसका सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल है इसका 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट इसका खुद का पोटेंशियल है,
खुद के पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, हमें ये तो चीज नहीं समझ आ रही। ये इसका रीजन ये है कि इसका खुद का पोटेंशियल है 3 वोल्ट, यानी 3 वोल्ट तक तो ये अपने आप को क्या कर सकता है, कंडक्टिविटी कर सकता है। 3 वोल्ट तक तो ये करंट एक तरीके से कंडक्ट कर सकता है। इसके लिए इसको बाहरी कोई भी फोर्स की, कोई भी वोल्टेज की, कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। 3 वोल्ट तक तो ये कर सकता है। लेकिन मान लो सेल पोटेंशियल से बढ़कर अगर आपने इसको आउटर पोटेंशियल दे दिया, मान लो इसको आपने 3 वोल्ट की इसको नीड रहती है, 3 वोल्ट इसका इनर पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल, आपने इसको 5 वोल्ट दे दिया, आपने इसको 5 वोल्ट दे दिया, तो यहाँ पर रिवर्स्ड प्रोसेस हो जाएगा। रिवर्स्ड प्रोसेस का क्या मतलब होता है, यानी अब यहाँ पे केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, हमें तो यहाँ तो क्लियर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। आई नो बच्चों को नहीं होता, कुछ 3 से 4 एग्जाम्पल देखोगे ना तब होगा। ठीक है, सुनते जाओ मेरी बात। जैसे मान लो कि कार है, कार का आप ऐसे मान लो कि वोल्टेज है, मान लो कार का वोल्टेज है 12 वोल्ट। ठीक है, अब आप क्या करते हो, कार को स्टार्ट करते हो। जब कार को आप स्टार्ट करते हो ना, तब आपको उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ती। आपने कभी देखा है कि हम तो कार को ना स्टार्ट कर रहे हैं और हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ऐसे देखा है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो 12 वोल्ट यानी उसका जो सेल पोटेंशियल, आपकी कार का जो सेल पोटेंशियल है, वो इतना इलेक्ट्रिसिटी, एक तरीके से करंट कंडक्ट कर देता है कि उसको बाहरी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, तो जब आप कार को स्टार्ट करते हो, जो स्टार्टर होता है उसको ये 12 वोल्ट कंडक्ट करने के लिए मिल जाता है। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को, 12 वोल्ट कंडक्ट करने के लिए मिल जाता है। लेकिन मान लो कि सर्दियों का टाइम है और आपकी जो बैटरी, आपने बहुत बार सुना ना कि सर्दियों में कार स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, उसकी बैटरी खराब हो जाती है। तो वो खराब होने का रीजन ये, मान लो 12 वोल्ट उसको स्टार्ट होने के लिए चाहिए, आपकी कार को 12 वोल्ट स्टार्टर के लिए चाहिए। लेकिन अब सर्दियों में, इन विंटर्स, आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ ना, वैसे बना सकते हो। इन विंटर्स ये 10 वोल्ट हो गया। अब भाई साहब ये 10 वोल्ट हो गया, तो आपको लगता है ये स्टार्ट होगा? नहीं, अब ये स्टार्टर हो ही नहीं सकता। अब इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज कम हो गया, आपको वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये स्टार्ट नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, क्या करोगे? आपने देखा भी होगा कि हम कोई दूसरी कार की बैटरी लाके उसको चार्ज करते हैं, मतलब पहले केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, अब हम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में, यानी इसका 12 वोल्ट तो इस सेल की खुद की, आप ना ऐसा समझो 12 वोल्ट तो सेल की खुद की औकात है। ये जो सेल पोटेंशियल है ना, इसकी औकात लास्ट 12 वोल्ट ही है कि 12 वोल्ट तक ये इलेक्ट्रिसिटी करंट को कंडक्ट कर सकता है। अगर इससे ज्यादा आपने दे दिया, अगर इससे कम दिया, ऑफ कोर्स बात स्टार्ट नहीं होगा, कंडक्ट नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा आपने दे दिया ना, तो ये झेल नहीं पाएगा। मतलब इंसान को अपनी औकात से ज्यादा कुछ मिलता है ना, तो वो झेल नहीं पाता। वैसे सेम चीज इस सेल पोटेंशियल के साथ होता है कि जब इसको औकात से ज्यादा मिल जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा कि रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा। अब क्या होगा, मान लो आप दूसरी कार की बैटरी लेके आए, वो थी 14 वोल्ट की। अब 14 वोल्ट की थी, यहाँ पे इसको जरूरत है 12 वोल्ट की। अब आपने क्या किया, इसको चार्ज किया। पहले 14 वोल्ट वाली बैटरी को लेके आपने 10 वोल्ट वाली बैटरी के पास रख दिया और इसको चार्ज किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। मतलब इसके औकात 12 वोल्ट की थी, इसको मिल गई 14 वोल्ट। ओ माय गॉड, क्या हो गया इसके साथ, है ना? तो इस चीज को हम बोलते हैं कि जब हमारा सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है, उससे ज्यादा हमारा आउटर पोटेंशियल हमें मिल जाए, तो रिवर्स्ड प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है, चलो इसको मैं मिटा दे रही हूँ। थ्योरी आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जितना कुछ मैंने बोला। मैंने आपको इतना वो कुछ नहीं लिखना, इन्वेंटर्स का स्टार्टर, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया जनरल लाइफ का। आप ऐसे लिखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल शेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक शेल व्हेन सेल पोटेंशियल वैल्यू, मतलब सेल पोटेंशियल की वो जो वैल्यू होती है उससे उसको ज्यादा मिल जाए आउटर पोटेंशियल। ठीक है, इतना लिख देना, आपको इतना इनफ एग्जाम में। बी हमारा हो गया। सी है कि why does conductivity of solution decreases when with dilution? आपका ये सॉल्यूशन है। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्शन होता है पूरे सॉल्यूशन में कितने इजीली आयंस फ्लो कर रहे हैं। कंडक्टिविटी होता है कि ये एक सेंटीमीटर क्यूब या एक वॉल्यूम में, इस पर्टिकुलर इतने स्पेस में कितने आयंस इजीली फ्लो करेंगे। तो मान लो मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, तो आयंस एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। पहले कंसंट्रेटेड था तो आयन एक दूसरे के पास थे, डाइल्यूट कर दिया तो आयंस एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मतलब NaCl था, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एकदम पास था। डाइल्यूट करने के बाद क्या हो गया, कुछ Na यहाँ पे है,
Cl यहाँ पे है, तो जैसे मैंने इसको डाइल्यूट किया तो हमारी कंडक्टिविटी भी कम होगी। कंडक्टिविटी कम क्यों हो गई? अब आप कहोगे कंडक्टिविटी कम क्यों हो गई? कंडक्टिविटी तो ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले आयंस पास पास थे, इतना अच्छे से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे, इतना अच्छे से इजीली फ्लो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने डाइल्यूट किया तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी, सुनो मेरी बात, कंडक्टेंस बढ़ता है जब आप डाइल्यूट करते हो तो कंडक्टेंस बढ़ता है बच्चों। कंडक्टिविटी घटेगी, क्यों घटेगी कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी पूछी जाती है पापा आपको एक स्पेसिफिक एक स्पेस के लिए, इतनी सी जगह के लिए पूछा आपको, इतनी सी जगह के लिए। पहले यहाँ पे आयंस एक दूसरे के पास पास थे, अब आयंस दूर हो गए, अब आयंस दूर हो गए, मतलब इस इतने से स्पेस में पहले मान लो बहुत सारे आयंस थे, अब मान लो एक Cl बचा होगा, एक Na बचा होगा, अब यहाँ पे आयंस मतलब इस इतने से एरिया में, इतने से 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एरिया में बहुत कम आयंस बचे होंगे, बहुत कम आयंस बचे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी क्या होगी आप बताओ? मतलब आयंस ही नहीं बचे इतने ज्यादा, तो कंडक्टिविटी कहाँ से अच्छी होगी? पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कंडक्टेंस अच्छी होगी, लेकिन इतने से एरिया की कंडक्टिविटी कैसे अच्छी होगी? आप ही बताओ मुझे, आप ही बताओ, है ना? तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें न्यूमेरिकल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मिटा रही हूँ इसको, देखो मैं थ्योरी नहीं लिखवा रही, मैं आपको प्रैक्टिकली जनरल लाइफ के एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, जिससे आपका ये जो चैप्टर का डर है ना वो भी निकले और आपको अच्छे से समझ में भी आए। सी वाला हो गया, बी वाला हो गया, ए वाला हो गया, अब डी वाला करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। The molar conductivity of a 1.5 ml solution of an electrolyte is found to be 138.9 Simon centimeter square mole inverse. Calculate conductivity of a solution. पहले बात तो कैलकुलेट क्या करना है? कंडक्टिविटी, जिसको हम कापा से शो करते हैं। हमें मोलार कंडक्टिविटी कहा है। अब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे? तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ ये लिख लेंगे कि हाँ मोलार कंडक्टिविटी हमारी ये है। अरे मोलार कंडक्टिविटी नहीं दे रखी, वो आपको 1.5 मोलार सॉल्यूशन दे रखा है, 1.5 मोलार सॉल्यूशन, मोलरिटी दे रखी है बच्चों। क्या करते हो आप? गलत कर दोगे। इसमें मैं कहा कि मोलार कंडक्टिविटी 1.5 मोलार सॉल्यूशन की जो है आपकी फाइंड टू बी 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तभी कहते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। अगर बच्चे को क्वेश्चन नहीं पढ़ना रहा तो कम से कम ऐसा यूनिट का पता होना चाहिए। अब जिसको मोलार कंडक्टिविटी कैसे यूनिट पता है वो तो इस यूनिट देख पता लगा लेगा कि हाँ ये तो नहीं है ये। अच्छा मोलरिटी कितनी दे रखी है? 1.5। फॉर्मूला लगाओ मोलार कंडक्टिविटी कापा मल्टीप्लाई 1000 बाय मोलरिटी। मोलरिटी हमें दे रखे, मोलरिटी को इधर भेज दो। कापा कितना है? कापा 1 मिनट, कापा तो हमें निकालना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो कापा को उधर ही रखो, कापा तुम उधर ही हो। ये मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000 और ये कापा। मोलार कंडक्टिविटी कितनी बॉस? 138.9। मोलरिटी कितनी है? 1.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे 1000 बच गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर आता है वही आपकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, वही आपकी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल। इतने न्यूमेरिकल कर लिए हमने। अब मैं आपको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बारे में और 2-3 न्यूमेरिकल और करवाऊंगी, बस उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सेल वगैरह उन सब चीज़ों के बारे में, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद फैराडे लॉ के बारे में, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म। मतलब आप ऐसे समझो कि 2 दिन का चैप्टर है बस, ठीक है, 2 से 3 दिन का। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड लगे रहो, मेहनत करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। कोई भी कुछ भी हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अगर आप ठान लोगे, एक चीज को बार बार देखोगे, आप जिद कर लो, ठीक है, अपने मन से जिद कर लो कि मेरे को क्यों नहीं समझ आ रहा, मैं समझूंगा या मैं समझूंगी। कैसे नहीं समझ सकती मैं? मेरे अंदर का इतना दिमाग नहीं है। मतलब जो बच्चे समझ सकते हैं, जो बाकी बच्चे समझ सकते हैं, मैं क्यों नहीं समझ सकती? अगर ये अपने माइंड में रखा तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है, 10 चैप्टर पूरे के पूरे 10 चैप्टर अच्छे से कर सकते हो एंड शुरू से तैयारी अच्छी रखोगे तो आगे तो सारा कुछ अच्छा होना है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।